हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि सोशियोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज सोशियोलॉजी, और साइंटिफिक मेथड क्या होता है। और सोशियोलॉजी को शुरू में जब सोशियोलॉजी ओरिजिनेट हुआ था तो इसको हम सोशियोलॉजी एज ए साइंस क्यों मानते थे, और आज भी बहुत से सोशियोलॉजिस्ट इसको साइंस क्यों मानते हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये दो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये दो टॉपिक, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ये समझ में आने चाहिए, ज़रूरी है समझ में हूँ, ताकि आपको जो राइटिंग स्किल्स आपके वो इम्प्रूव हो सकें और आपके जो आंसर्स हैं उनमें वैल्यूज़ मतलब एक अच्छी वैल्यू ऐड हो सके, ताकि आपको मार्क्स जो हैं वो अच्छे मिलें। और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका जो एक जर्नल स्टूडेंट लिखेगा वो आंसर, और एक जो सोशियोलॉजी जिसने स्टडी की हुई होगी वो लिखेगा, तो वो क्लियरली डिफ्रेंशिएट हो पाएंगे अगर आपको ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव माइंड में रहेगा। और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए कि सोशियोलॉजी क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या है। साइंटिफिक मेथड ये आपको जो आपका सिलेबस का टॉपिक है सोशियोलॉजी एज ए साइंस, तो उसमें भी आपको ये यूज होगा। ठीक है, तो आज हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। ठीक है, मतलब थोड़ा सोशियोलॉजी की डेफिनेशन वगैरह क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी की डेफिनेशन से। ठीक है, सोशियोलॉजी को हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सोशियोलॉजी जो है वो ह्यूमन सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट्स जो हैं इस डेफिनेशन में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहला तो साइंटिफिक स्टडी है, नॉन साइंटिफिक स्टडी नहीं है। और दूसरा सोसाइटी की, नॉट इंडिविजुअल। ठीक है, पहले आपको माइंड में ये आना चाहिए कि एक इंडिविजुअल की स्टडी को, एक इंडिविजुअल की चाहे ऐसी स्टडी करो या साइंटिफिक स्टडी करो, उसको सोशियोलॉजी नहीं कहा जाता है, दैट इज साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको माइंड में इसलिए भी होना चाहिए कि आगे आपका सिलेबस का पार्ट है रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन्स, तो उसमें ये चीज़ जैसे सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी पे क्वेश्चन आ जाएगा, इन दोनों में डिफरेंस बताओ, कॉमन चीज़ें बताओ। तो आपको ये इंपॉर्टेंट एक पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी इंडिविजुअल की स्टडी होती है और जो सोशियोलॉजी है वो सोसाइटी की स्टडी होती है, मतलब ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल की स्टडी होती है। और दूसरी है कि सोशियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी। तो साइंटिफिक स्टडी का होने का मतलब, या सोशियोलॉजी मतलब एक साइंस है, सोशियोलॉजी इज ए साइंस, सोशियोलॉजी को हम साइंस मानते हैं। ठीक है, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट नहीं भी मानते, वो जब आगे आपका आएगा ये सोशियोलॉजी ए साइंस या सोशियोलॉजी एज ए साइंस, तो तब हम उस पर बहस करेंगे, तब हम वो स्टडी करेंगे। अभी हम जस्ट इसको मान के चलेंगे साइंस है, क्योंकि मैंने आपको साइंटिफिक मेथड पढ़ाना है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी इज ए साइंस मतलब साइंटिफिक स्टडी करेंगे। तो साइंटिफिक स्टडी कैसे हम मालूम करेंगे कि साइंटिफिक स्टडी है कि नहीं। कोई स्टडी अगर कोई सोशियोलॉजिस्ट करता है तो हमने उसको एनालाइज करना है, रिव्यू करना है, तो हम कैसे मानें कि वो साइंटिफिक स्टडी है कि नहीं है। तो उसका सबसे, कोई भी डिसिप्लिन हो, कोई भी डिसिप्लिन ले लो आप, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, फिलॉसफी हो, ठीक है, या सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, कुछ भी हो, तो हर किसी का रिसर्च का एक अपना मेथड रहता है, एक अपना मेथड ऑफ रिसर्च रहता है। ठीक है, कि कोई स्टडी करनी है, ठीक है, तो उसका एक अपना मेथड रहता है। तो हम इस मेथड को चेक करेंगे कि जो स्टडी की है किसी सोशियोलॉजिस्ट ने, किसी हिस्टोरियन ने, ये स्टडी में उसने कौन सा मेथड यूज़ किया है। अगर वो मेथड जो है वो साइंटिफिक है, अगर वो मेथड साइंटिफिक मेथड है, तो हम कहेंगे कि यस ये एक साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है, अगर वो मेथड साइंटिफिक नहीं होगा, अनसाइंटिफिक होगा, तो हम कहेंगे दिस डिसिप्लिन और दिस स्टडी इज नॉट साइंटिफिक स्टडी। मिसाल के तौर पे, जैसे आपको पता होगा
प्लेटो या एरिस्टोटल वगैरह, ये जो फिलोसफर थे, ठीक है, जैसे एरिस्टोटल वगैरह, एरिस्टोटल ने कहा कि वीमेन जो होती हैं और वीमेन आर डिफॉर्म्ड मेन, ठीक है, कि औरतें जो होती हैं वो इनकैपेबल हैं, ठीक है, उनको घर का ही काम करना चाहिए, उनको एजुकेशन वगैरह नहीं देनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग जॉब में या स्टेट अफेयर्स में, ठीक है, इनमें औरतों को कोई पोजीशन वगैरह नहीं देनी चाहिए, उनका काम है घर का काम करना, विमेन का काम है टू सर्व एज मतलब एक किस्म के स्लेव्स टू मेन, मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने बड़े हार्श वर्ड इसने यूज किए। तो ये जो है ये सब क्या है, उसकी फिलोसफीज जो हैं, ये इसके पीछे उसने कोई साइंटिफिक मेथड यूज नहीं किया है, जो स्टडी की है, जो रिसर्च उसने की है वो साइंटिफिक नहीं है, इसको हम कह सकते हैं ये आर्म्ड चेयर फिलोसफी थी। आर्म्ड चेयर जो होती है मतलब कुर्सी पे बैठ के आंखें बंद करके सोचते रहो और कुछ भी इधर उधर का बकते रहो, तो और उसके हाँ रीज़न, लॉजिकल रीज़न देते हैं, ये लॉजिक यूज़ करते थे, लेकिन फिर भी वो अलग मेथड थे, लॉजिकल मेथड जो है, ठीक है, या डायलैक्टिकल मेथड यूज़ किया उन्होंने, जैसे सोक्रेटिस ने किया, तो ये मेथड जो है वो साइंटिफिक मेथड नहीं है, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड जो अगर ये यूज़ करते तो हम फिर फिलॉसफी को बोलते हैं कि वो साइंटिफिक स्टडी है, बट उन्होंने यूज़ नहीं, इसीलिए फिलॉसफी को साइंस नहीं माना जाता। ऐसे बहुत सारे और डिसिप्लिन भी हैं, उनको भी साइंस नहीं माना जाता, बट सोशोलॉजी में हम ऐसे बैठ के अगर कोई स्टडी कर देगा तो उसको हम सोशोलॉजिकल स्टडी या साइंटिफिक स्टडी नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास इंपॉर्टेंट जो चीज़ निकल के आती है वो है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड हमें पता तो होना चाहिए क्या होता है, तो फिर ही हमें पता चलेगा कि सोशोलॉजी ये मेथड यूज़ कर रही है, कोई सोशोलॉजिस्ट यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सिलेबस का पार्ट भी है, क्योंकि सोशोलॉजी एज ए साइंस में ये आपको दोबारा से पढ़ना है, तो मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा, क्योंकि डेफिनेशन में आ रहा है तो इसलिए अभी से ही बता रहा हूँ, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है, कोई भी स्टडी ले लेते हैं, मान लिया आज हम हाइपोथेटिकल 2 स्टडी ले लेते हैं, एक प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी ले लेते हैं, इस पे ये मान लेते हैं ये साइंस, क्योंकि थोड़ा हमने साइंटिफिक स्टडी की बात करें ना, तो हम डिसिप्लिन भी मानते हैं, ये कोई साइंटिस्ट है वो स्टडी करने जा रहा है, और ये कोई सोशोलॉजिस्ट है वो भी स्टडी करने जा रहा है, तो सोशोलॉजिस्ट का टॉपिक कुछ सोशल इश्यूज पे होगा तो हम मान लेते हैं क्राइम पे। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो भी हमने यहाँ पे कर भी लिया है, सबसे पहला स्टेप जो होता है साइंटिफिक मेथड में या किसी भी रिसर्च में, वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ये अपने स्टेप थोड़े याद रखने, कभी पेपर में आ भी सकता है क्वेश्चन, ठीक है, या मतलब ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मतलब साइंस होने का मतलब क्या है, कोई सब्जेक्ट साइंस है कि नहीं है, ठीक है, सोशोलॉजी एज ए साइंस होने का मतलब क्या, आपके माइंड में एक इमेज बननी चाहिए ताकि आप अच्छे से आंसर लिख पाएँ, या डायरेक्ट इस पे भी पूछे जा सकता है कि व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। सबसे पहला जो आपका इसका स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, नॉर्मल सी बात है, कोई भी स्टडी कर रहे हो तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम सबसे पहला स्टेप ही होगा। साइंस में मान लो हमने प्रॉब्लम देखी कि प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी लो है, ये किसी साइंटिस्ट स्टडी कर रहा है तो ये एक प्रॉब्लम है। सोशोलॉजी में हमने देखा कि कोई सोशोलॉजिस्ट है वो बोल रहा है कि क्राइम रेट बहुत हाई है, ठीक है, किसमें, मान लो उसने बोला कि वर्किंग क्लास में जो वर्कर्स हैं उनमें क्राइम रेट हाई है, तो क्या वजह है, वो अब इसको स्टडी करना चाहता है। तो ये पहला स्टेप जो आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या आएगा साइंटिफिक मेथड में, लिटरेचर रिव्यू। ये जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता भी होगा, लिटरेचर रिव्यू यानी कि इस प्रॉब्लम पे इससे पहले क्या क्या स्टडी हो चुकी है, ठीक है, वो हम सारी कलेक्ट करेंगे, उनको हम देखेंगे उनके पॉजिटिव क्या रहे, उन्होंने कहाँ पे वो चूक गए, कहाँ पे उनके नेगेटिव रहे, उनको क्रिटिसाइज वगैरह करेंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स को अप्रिशिएट करेंगे और इनको क्रिटिसाइज करेंगे नेगेटिव पॉइंट को। फिर तीसरा स्टेप हम जाएंगे, हम अपना आप खुद स्टडी करेंगे, तो हम करेंगे डेटा कलेक्शन, मतलब हम डेटा कलेक्ट करेंगे अपनी प्रॉब्लम के रिलेटेड, ठीक है। जैसे ये है साइंटिस्ट जो ये डेटा कलेक्ट कर रहा है ह्यूमिडिटी पे, तो इसने प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी देखनी है ना डिफरेंट क्रॉप्स पे, और इसके बाद टेम्परेचर देख लो, वाटर या रेनफॉल पे देख रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है,
फिर सनलाइट पे देख रहा है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को जो भी इसको इंपॉर्टेंट लगेंगे इसके हिसाब से उन पे डेटा कलेक्ट करेगा कौन जिस एरिया में स्टडी कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये है तो ये देखेगा कि मेन की परसेंटेज कितनी है उस वर्किंग क्लास में, वीमेन की परसेंटेज कितनी है, ठीक है। क्राइम्स के टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्राइम, कौन कौन से क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है। उस पर मतलब जो जस्टिस कितने में मिल रही है, उनकी वेजेस कितनी है वर्कर्स की, उनके पास वोटिंग राइट्स हैं कि नहीं, ये मतलब फैक्टर्स जो हैं ऐसे। ये हो गया डेटा कलेक्शन बहुत सारा, ठीक है। तो तीसरे स्टेप पे हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब इसके भी अलग मेथड होते हैं, प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है, क्वालिटेटिव मेथड होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, पर वो हमें अभी नहीं पढ़ने, वो आगे जब हमारे सिलेबस में आएगा तब हम वो पढ़ते जाएंगे, ठीक है, बाद की बात है। तो ये मैं जस्ट आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या आने वाला है आगे सब्जेक्ट में। चौथा स्टेप है हमारा, वो है हमारा डेटा कलेक्शन के बाद फाइंडिंग कोरिलेशन। फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। ये सब ये वेरिएबल्स मान लो, ये ह्यूमिडिटी, ये सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, जिसको मैं ये यहाँ पे ये वाले वेरिएबल्स हैं, यानी मेन परसेंटेज, वीमेन परसेंटेज, क्राइम रेट, ये सब वेरिएबल यहाँ पे, ह्यूमिडिटी, क्रॉप्स, टेम्परेचर, ये वेरिएबल है। अब इनमें कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या होता है कि अगर दो वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, कोई दो वेरिएबल है, मान लो ए और बी, ठीक, जैसे यहाँ पे ह्यूमिडिटी, क्रॉप वगैरह ये कुछ, तो हम उनके बीच देख रहे हैं कि जब ए एग्जिस्ट करता है उसी के साथ साथ बी भी एग्जिस्ट करता है, और जब ए एग्जिस्ट नहीं करता है तो बी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब इन दोनों में कुछ आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, हो सकता है, को रिलेशन, मतलब रिलेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशन है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं हम को रिलेशन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया सनलाइट, और हमने देखा कि सनलाइट, अच्छा एक मैंने यहाँ पे जो मेन तो लिया ही नहीं, ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। तो सनलाइट और ग्रोथ, ये दो वेरिएबल मैंने देखे कि मेरे डेटा में ये पता चल रहा है कि जिन जिन एरिया में जो सनलाइट हाई हो रही है वहाँ पे ग्रोथ ऑफ प्लांट भी ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है, मेरे डेटा के हिसाब से। तो इसका मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो को रिलेशन हमने फाइंड कर लिया कि इन दोनों के बीच कोई को रिलेशन है। इधर मान लो कि हमने देखा कि मेन की परसेंटेज अगर हाई होती है तो क्राइम रेट्स भी जो हैं वो हाई हो जाते हैं, क्राइम रेट्स जो हैं वो हाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी इन दोनों में हमने, सोशियोलॉजिस्ट ने जो भी होगा उसने फाइंड कर लिया कोरिलेशन है। तो ये है चौथा स्टेप, कोरिलेशन फाइंड करना, यानी कि अगर दो वेरिएबल, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक कम होता है दूसरा भी कम होता है, एक एग्जिस्ट करता है दूसरा भी करता है, तो वो जो है मतलब ऑलवेज टूगेदर, वो दोनों गठे ही सब उनके साथ चल रहा है, गठे एग्जिस्ट करते हैं, तो वो है कोरिलेशन। ये हमारा हो गया चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप हमारा क्या है, कोरिलेशन के बाद हाइपोथेसिस देना, ठीक है, प्रोपोंडिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, प्रोपोंडिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, अब हमने एक रिलेशन, एक स्टेटमेंट हमने देनी, मतलब एक रिलेशन या एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग रिलेशन बिटवीन वेरिएबल, वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन शो करने वाली स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने हाइपोथेसिस, जो साइंटिस्ट है उसने हाइपोथेसिस दे दी कि सनलाइट इंक्रीज इन सनलाइट इंक्रीज ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये एक हाइपोथेसिस उसने दे दी। मतलब ये गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, जस्ट उसने स्टडी करने के लिए एक हाइपोथेसिस भी ली है। इसी तरीके से सोशियोलॉजिस्ट ने मान लिया कि टेंडेंसी ऑफ crimes is more, tendency of crime नहीं, tendency to do crime is more in men, ठीक है। ये मान लो इन या among men ले लो, ठीक है, ये किसने दे दी, सोशियोलॉजिस्ट ने, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस है, ठीक है, ये दो आ गई हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस अभी टेस्ट नहीं होती, इस पे अभी टेस्ट नहीं हुआ होता, ठीक है, येट टू बी, येट सॉरी yet to be
क्या हो रहा है, येट टू बी टेस्टेड, ठीक है, हाइपोथेसिस इज येट टू बी टेस्टेड, अभी हम इसको जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारा आएगा, सिक्स स्टेप, वो आएगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इसका हमने टेस्ट करना है। टेस्ट कहाँ पे करेंगे, टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहली बात तो टेस्ट हम लैब में करेंगे। अब इस पे भी आगे इश्यूज आएंगे कि सोशियोलॉजी की लैब क्या होगी, सोशियोलॉजिस्ट के लिए एक लैब क्या होगी, ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट लैब, तो वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी एज ए साइंस वगैरह, या जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे। जस्ट अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो अभी हम ले लेते हैं कि साइंस वाला लैब में स्टडी करता है, और ये भी एक लैब में ही मान लें स्टडी करता है, ठीक है। तो इसने क्या करना, लैब का फायदा, इस लैब में क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा। एक्सपेरिमेंट में इसमें हम क्या करते हैं कि देखिए, अभी हमने कहा कि जो उसने कहा कि सनलाइट की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, सनलाइट इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। बट इसमें ज़रूरी नहीं है ना कि सनलाइट की वजह से हो सकता है ह्यूमिडिटी की वजह से हो रही हो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, हो सकता है फर्टिलिटी की वजह से, या हो सकता है तीनों की वजह से हो रही हो। तो ये इन फैक्टर्स का भी मतलब बीच में रोल रह रहा है, तो हमें क्या करना है कि इनको बीच में से खत्म करना है, इलिमिनेट करना है, इनका इफेक्ट जो है इलिमिनेट करना है या कंट्रोल करना है। तो वो सब कंट्रोल कहाँ पे होगा, कंट्रोलिंग ऑफ वेरिएबल, कंट्रोलिंग ऑफ वेरिएबल जो होता है वो लैब में होता है, लैब की सेटिंग में, ठीक है, इज डन इन लैब सेटिंग, ये आपको पता ही होगा, ऐसे में जस्ट बता रहा हूँ। कंट्रोलिंग अ वेरिएबल इज डन इन लैब, लैब सेटिंग में हम वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं। तो मान लीजिए हमने क्या किया, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो जो साइंटिस्ट है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो दो ले लेता है, क्या, सीड्स, सीड ए सीड बी, बिल्कुल एक ही क्वालिटी के, दोनों की क्वालिटी हमने सेम रख दी, पॉसिबल है ये रखना, क्वालिटी सेम है दोनों की, और दोनों की जहाँ जो उनमें जो सॉइल यूज कर रहे हैं उसकी फर्टिलिटी भी हमने सेम रख दी। दो सीड लिए, इसको क्रॉप एक सॉइल में हमने डाला, इसको भी सॉइल में डाला, ठीक है, सॉइल को किसी बकेट वगैरह में रख के, तो ये लैब में हम कर रहे हैं, और दोनों की क्वालिटी बिल्कुल, इसमें नंबर ऑफ केमिकल्स वगैरह, जितने केमिकल्स की परसेंटेज होगी, फर्टिलाइज़र वगैरह जो है वो सेम परसेंटेज उनकी रखी, फर्टिलाइज़र की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सब हमने क्या रखा, सेम रखा। तो बाकी सारे फैक्टर हमने सेम रखे, रेनफॉल यानी वाटर जितना मॉइस्चर उसको दिया उतना ही मॉइस्चर इसको दिया, ह्यूमिडिटी सेम है। एक हमने जिस पे हम स्टडी करना चाहते हैं सनलाइट, वो हमने वेरिंग रखा, ठीक है, सनलाइट। यहाँ पे मान लीजिए ए वाले को हमने सनलाइट हाई दी, बहुत ज़्यादा सनलाइट में रखा, और ये जो बी वाला सीड बी है इसको हमने सनलाइट थोड़ा, इसका सनलाइट हमने कम रखा, ठीक है। तो बाकी सारे फैक्टर दोनों में सेम है। ये अब हम क्या करेंगे, एक मंथ तक ये रख दिए, 1 मंथ तक मान लो, और 1 मंथ के बाद हम दोबारा से इसको कंपेयर करेंगे, या 1 मंथ के बाद करो, 2 मंथ के, 1 वीक के बाद, या करते जाओ, 1 वीक के बाद, फिर उसके 1 वीक के बाद, फिर उसके वीक के बाद, वो डेटा आगे रिजल्ट लिखते जाओ। तो हमने देखा कि मान लो कि ऐसा हम देखते हैं, और एंड पे जाके हमें पता चलता है कि जो सीड ए था उसकी प्रोडक्टिविटी हर स्टेज पे सीड बी से ज़्यादा थी, ठीक है। तो इससे जब हमें ये टेस्ट हो जाएगा, बाकी सारे हमने फैक्टर सेम रखे हैं, तो इसका मतलब वो एक ही फैक्टर जो है यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है वो सनलाइट है, तो फिर ये हाइपोथेसिस टेस्ट हो जाएगी, हमारी हाइपोथेसिस पास हो जाएगी, ठीक है। और फिर हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं कि एवरीवेयर, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में, चाहिए सेम रखो ना रखो, सनलाइट की वजह से प्रोडक्टिविटी पे हमेशा पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसी तरीके से जो सोशियोलॉजिस्ट है उसने कहा था कि मेन में टेंडेंसी ज़्यादा है क्राइम की, तो वो भी टेस्ट बाकी फैक्टर को कंट्रोल करेगा, ठीक है। जैसे वर्किंग क्लास में है तो पहले वर्किंग क्लास लेगा, वर्किंग क्लास के कुछ लोगों को बुलाएगा एक जगह पे रहने के लिए, ठीक है, किसी लैब में या किसी सेटिंग में, फिर वहाँ पे वो मेन की परसेंटेज ज़्यादा रखेगा एक ग्रुप में, और दूसरे ग्रुप में मेन की परसेंटेज
कम रखेगा, यहाँ पे वीमेन की ज़्यादा रखेगा। ये चेंज हो रहा है, ये यहाँ पे सनलाइट की तरह है। बाकी सारे फैक्टर सेम रखेगा, उनकी वेजेस जो हैं वो सेम रहेंगी, ठीक है। उनकी जो बाकी मतलब उनके जो सोसाइटी है वो सोसाइटी है, कास्ट उनकी सेम रख लो, ठीक है। तो बाकी सारे फैक्टर सेम रखे, उनका एरिया जो है लोकेलिटी या फैक्ट्री, ठीक है, ये सेम रख लो। तो हमने एक इस फैक्टर पे स्टडी करनी है, तो ये हमने चेंज कर दिया। अब हम देखेंगे अगर क्राइम बढ़ रहा है तो इसका मतलब मेन में वाकई ही टेंडेंसी हाई हो सकती है, हाइपोथेसिस टेस्ट हो जाएगी, वरना हाइपोथेसिस फेल हो जाएगी, हमें सारे स्टेप्स रिपीट करने पड़ेंगे, नया कोरिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हमारा स्टेप नंबर कितना था, 6वां। 6th स्टेप था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और 7th स्टेप में हम जाते हैं। उसके बाद हम क्या कर देंगे, टेस्ट करने के बाद हम या तो जनरलाइज कर देंगे या दोबारा करेंगे, तो हमारा आ जाएगा जनरलाइजेशन ऑफ हाइपोथेसिस की जनरलाइजेशन, यानी कि अब हाइपोथेसिस जो हमारी है वो हमारी क्या बन गई, वो जनरलाइजेशन का मतलब हो गया थ्योरी, वो हमारी अब जो है वो थ्योराइजेशन हो गई, वो एक थ्योरी बन गई है। और वो जब थ्योरी यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है, इफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, लॉ, ठीक है। ये होते हैं हमारे क्या साइंटिफिक मेथड ही है। तो सोशियोलॉजी मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि एक साइंटिस्ट कैसे स्टडी कर रहा है, उसी को फॉलो करके सोशियोलॉजिस्ट भी स्टडी कर रहा है। तो ये सब क्या है, ये सोशियोलॉजिस्ट भी अगर वैसे ही स्टेप फॉलो करते जाता है तो इसकी स्टडी जो है ये साइंटिफिक स्टडी है। तो अब हम बोलेंगे कि एक सोशियोलॉजिकल स्टडी है, क्योंकि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। यही मेन, अगर एरिस्टोटल यहाँ पे होता, कोई फिलोसोफर होता, वो तो यूं ही बोल लेता कि मेन में टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और वो रीज़न दे देता बैठे बैठे चेयर पे बैठ के दे देता रीज़न कि मेन में ज़्यादा है, क्योंकि मेन बायोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। मेन ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ में अवेलेबल होते हैं, ज़्यादा वो काम भी मेन ही करते हैं, ठीक है। ज़्यादा हथियारों की एक्सेसिबिलिटी भी मेन को है, इसलिए मेन ज़्यादातर क्रिमिनल होते हैं, औरतें घरों में रहती हैं, ये सब चीज़ें वो बोल देगा, औरतों में टेंडेंसी नहीं, ये वगैरह। तो वो आर्म्ड चेयर फिलॉसफी, उसमें स्टडी करके उसने डेटा कलेक्ट करके नहीं किया है, ठीक है। ये जो साइंटिफिक मेथड मैंने बोला, इसको इंडक्टिव मेथड भी बोलते हैं, डेटा कलेक्ट करना, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हो, डेटा से डेटा कलेक्ट कर रहे हो और फिर वहां से आप किसी थ्योरी पे जा रहे हो, तो ये हो गया इंडक्टिव मेथड। इससे अपोजिट भी हो सकता है, एक थ्योरी पहले ही हो और थ्योरी को टेस्ट करने के लिए हम डेटा कलेक्ट करें, वो डिडक्टिव होता है, वो अलग होता है, वो साइंस ज़्यादातर साइंटिस्ट यूज़ नहीं करते। तो ये आपका आ गया साइंटिफिक मेथड, अगर ये फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब साइंटिफिक स्टडी हो रही है। तो सोशियोलॉजी में जब भी हम देखेंगे तो सोशियोलॉजी के जो ओरिजिनली जो जब सोशियोलॉजी ओरिजिनेट हुई तो उस वक्त सोशियोलॉजी साइंस को फॉलो कर रही थी, और तभी ये डेफिनेशन दी गई कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अब बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस डेफिनेशन के खिलाफ भी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो कुछ इसको साइंस मानते हैं, कुछ बोलते हैं साइंस नहीं है, कुछ बोलते हैं साइंटिफिक मेथड जो है ये इटसेल्फ साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ बोलते हैं कि सोशियोलॉजी साइंस नहीं है, क्योंकि सोशियोलॉजी में एक्सपेरिमेंट वगैरह करना पॉसिबल ही नहीं है। तो वो सब हम आगे पढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसमें अगर कहीं पे आपको नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये हमने आज बेसिकली सोशियोलॉजी क्या होता है, एक डिसिप्लिन होता है जो साइंटिफिक मेथड यूज़ करके स्टडी करता है। किस पे स्टडी करेगा, ये वो आ जाएगा स्कोप ऑफ सब्जेक्ट ना, किस किस चीज़ पे स्टडी करना। जैसे मैंने क्राइम लिया, मैंने एक सोशियोलॉजिस्ट एग्रीकल्चर पे स्टडी नहीं कर रहा ना, मतलब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पे स्टडी नहीं कर रहा, वो काम सोशियोलॉजिस्ट का नहीं है। तो ये होता है स्कोप, वो भी हमारे सिलेबस का टॉपिक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना, आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।